निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं और हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें एक विधि का उपयोग करना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एचसीएफ निकालने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक अलग प्रकार का सुझाव दिया जिसका नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक सुझाव दिया जिससे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते थे, इसलिए आज के डेट में उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये है क्या, आइए समझते हैं एक सूत्र के माध्यम से। यूक्लिड जब आया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे इसकी मदद से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो कैसे, अभी हम वीडियो में देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो भाज्य बराबर भाजक है, गुना भागफल है और प्लस में शेषफल है। अंग्रेजी की बात करें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम इसे इजीली तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आइए एक चीज़ और समझते हैं जो नॉर्मल बात है, आप सभी को आता होगा ये चीज़, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। यहाँ पर हम क्या किए, 17 भागा 5 किए। ठीक है, एक लड़के ने क्या किया, 17 को 5 से भागा देना चालू किया। 5 से भागा देना चालू किया तो उसके पास 4 चीज़ें थी। 5 दिया 15 तो ये चला गया, अब बचा 2। 4 चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले ये 17 क्या है, तो 17 हम कहते हैं भाज्य को। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी उसे हम लोग भाज्य कहते हैं और जिससे भागा देंगे उसे हम लोग भाजक कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। इसके बाद जो हमारे पास बच जाते हैं उसे हम शेषफल कहते हैं और जिसे भागा लगता है उसे हम भागफल कहते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का ये पूरा प्रश्नावली। आइए अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर जो यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। विभाजन एल्गोरिदम का जो सूत्र है प्रमेय का है, ये आपके सामने धरा हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर दे रखा है। तो चलिए अब इसे कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 हमने लिया है। क्वेश्चन 1 है 135 और 255, इन दोनों का बीच का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए आपको ना 2-4 स्टेप में बताने वाला हूँ, उन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए 2-4 स्टेप के ऊपर आप ध्यान दीजिए, फोकस यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे 135 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये पहला स्टेप देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पे 225 है, तो इसे आप ए मान लेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 225। जी हाँ, इसमें यही रूल है कि जो बड़ा है उसे आप a मान लें, ठीक है, और जो छोटा है उसे आप b मान लें। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135। ओके, पहला स्टेप हो गया हमारा, जो छोटा है उसे b मानेंगे और जो बड़ा है उसे हम लोग a मानेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। तो यहाँ पे हम, चूंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला है कि आप ना एचसीएफ निकालिए, लेकिन किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। तो आइए हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो आप ना उसे हल्के से आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ना आपको हिंदी वाला सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंग्रेजी वाला सूत्र लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि रिमाइंडर। अब चलिए, और Q4 होता है क्वोशिएंट यानी कि भागफल। यहाँ पर एक चीज़ आप रिमेन कर लीजिए कि भाज्य a होता है, भाजक b होता है और गुना भागफल, भागफल को हम Q बोलेंगे और शेषफल को R बोलेंगे। आइए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस में तो b बराबर कितना दिया हुआ है, 135, और a बराबर कितना हुआ है, 225। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसे हम a बराबर 225 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर बी क्यू, बी का जो मान है वो कितना है, 135 है, तो 135 भी हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्यू चाहिए, तो क्यू अभी हमारे पास नहीं है तो छोड़ देंगे, और प्लस आर चाहिए, तो आर भी मेरे पास नहीं है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ वर्किंग नोट करने हैं जो कि यहीं पेपर में दिखाना होगा साइड में करके। तो हम यहीं पर साइड में ही आपको करके दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या करने हैं। देखिए
इसमें ना कुछ स्टेप चलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ चरण आएंगे, पहला स्टेप ले लेते हैं, पहला चरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला भाग, जो बड़ा वाला संख्या है उसको छोटा वाला से भागा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए, हम जानते हैं कि ये 135 जो है वो छोटा है किससे, 225 से। 225 बड़ा है। करना क्या है, आपको भाग विधि करना है। जैसे आइए समझते हैं, ये आपका रहा 225 और क्या करेंगे, ये 135। 225 को 135 से आप भागा करिए तो ये एक बार में चला जाएगा, 135 से कम 135। अब यहाँ पे 5 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 12 में 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यानी कि 9 बचा। ये स्टेप 1 है। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज़ मिल गया है, ये तो हो गया आपका भागफल। क्या हो गया, भागफल। और ये क्या हो गया, शेषफल। शेषफल। और ये क्या है, तो इसे हमने आपको कहा कि इन सबको याद रखेंगे। जो भी यहाँ पे रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, देख लीजिए, भाजक। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भाजक, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर क्या क्या बिठाना है। क्यू, क्यू बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए आप क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो भागफल। क्यू को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा क्यू कितना निकल कर आया है, 1, और प्लस में आर, आर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर। आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल कितना निकल कर आया है, 90। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 बिठा देंगे। ओके, तो ये हुआ आपका स्टेप 1, और स्टेप 1 से इतनी चीज़ें हमारे निकल कर आई। अब आपको फिर से फॉलो करना है यही चीज़ स्टेप 2 को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है ये 90 और 135। 135 और 90 में बड़ा कौन है, तो 135 बड़ा है और 90 छोटा है। तो फिर से अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 छोटा है किससे, 135 से। तो फिर से हम यहाँ पे भागा देंगे 135 को 90 से, तो यहाँ लिखेंगे 135 और भागा देंगे किससे, 90 से। तो यहाँ 90 एकम कितने हो जाएंगे, 90। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे हमारे पास, 5 का 5, और 13 में 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 45 बच जाएगा। फिर से हमें यहाँ पे भागफल मिल गया है, और भागफल को हम लोग क्यू कहते हैं, यानी कि क्वोशिएंट कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे हमें शेषफल मिल चुका है, तो इसे हम लोग रिमाइंडर यानी कि आर कहते हैं। और ये हमारा है भाज्य, क्या है, भाज्य। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाज्य है, ठीक है, मान लिए ये शेषफल है और ये भागफल है। ये है भाज्य और ये है भाजक, सॉरी क्या है, भाजक। और ये है आपका भाज्य, क्या है, भाज्य। यानी कि ये आपका 135 ए हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका आर हो जाएगा, और ये आपका क्यू हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, तभी आप इजीली वे में यहाँ पर बिठा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में 135 यहाँ पे भाज्य है, और हम लोग भाज्य को ए बोलते हैं। तो यहाँ पे 135 का हम 135 बिठा दिए, बराबर का बराबर बिठा दिए। अब हमें चाहिए बी यानी कि भाजक। तो भाजक कितना है यहाँ पर हमारे पास सेकेंड स्टेप में 90, और हमें चाहिए क्या, भागफल। भागफल यानी कि कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, प्लस का प्लस हमें रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर अगर कितना बचा है, 45। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 बिठा देंगे। देखिए ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ना, ये दोनों तरफ आपस में संतुष्ट करता है ये समीकरण। अगर इधर 225 है तो इधर का कैलकुलेशन करने पर भी 225 आना चाहिए। इधर 135 है तो इधर का कैलकुलेशन करने पर 135 आना चाहिए, तब आपका ये सही है। चलिए, चीज़ें आपको लग रही होंगी कि पता नहीं, अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ और आपको टाइम लेकर के बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, समझना बहुत बड़ी बात होती है, टाइम मैटर नहीं करता है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चंस आप चुटकियों में बना देंगे। चलिए थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम आएंगे तो अगर हम देखेंगे 90 और यहाँ 45, दोनों में बड़ा कौन है, तो हम देख रहे हैं दोनों में बड़ा 90 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 बड़ा है किससे, सॉरी 45 छोटा है किससे, 90 से। तो अगर हम क्या करेंगे, जो बड़ा है छोटा वाला से भाग दे देंगे, यानी कि 90 को 45 से भागा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 भागा 45।
तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा 2 टाइम्स में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 90। अब यहाँ पर हमारे पास 0 0 बचेंगे शेषफल, यानी कि अबर ये भागफल कितना आया हमारे पास, तो भागफल आया भाई 2, इसे हम लोग क्यू कहते हैं। और ये हमारे पास है भाजक, क्या है, भाजक। और ये हमारे पास क्या है, भाज्य। अब देखिए इसमें से हम भाज्य को ए कहते हैं, शेषफल यानी कि साइस इसे हम आर कहते हैं, और भाजक यानी कि इसे हम लोग बी कहते हैं। ओके, अब बस इसको क्या करना है, इसी हमने यूक्लिड विभाजन में बिठा देना है। अब हमारे पास जो है वो ए कितना है भाई साहब, तो ए है यहाँ पे 90, तो हम यहाँ पे क्या बिठा देंगे, 90 बिठा देंगे, बिठा दिए। बराबर बी, बी अबर कितना आ गया हमारे पास 45 यानी कि 45, तो 45 बिठा देंगे। उसके बाद भागफल यानी कि क्यू कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ हम गुना में 2 लिख देंगे। प्लस अब हमें क्या चाहिए, शेषफल चाहिए, तो शेषफल यहाँ पर कितना आया 0, तो हम यहाँ पे 0 बिठा देंगे। देखिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाता हो तब तक हमें यह चीज़ को आगे बढ़ाते रहना है। तो टोटल 3 स्टेप हमने आपको बताए, जिसमें से आपको बार बार भागफल मिला, शेषफल मिला और भाजक मिला, फिर से भागफल मिला, शेषफल मिला और भाजक मिला, फिर से आप नीचे तीसरा स्टेप में आए तो फिर से भागफल मिला, भाजक मिला, शेषफल मिला। तो इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन करके हम यहाँ पर इसको बिठाते चलते हैं, और जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसके आगे का प्रोसेस हम करते रहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 0 आ चुका है तो इधर से हम देखेंगे 1 2 3, यहाँ तीसरा नंबर पे जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं HCF। हाँ, इसी को हम नाम दे देते हैं HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF बराबर, और ये हमारा हो गया आंसर। इस जो वर्किंग नोट को है आपको ना यहीं बगल में करने हैं, ताकि ना एग्जामिनर देख के समझ जाए कि आपने ये जो काम झाम किया है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार से किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये जो हमने अभी रफ किया था इसको हमने साइड में ऐसे नोट करके दिखा दिया। आपको भी क्या करना है, ऐसे ही नोट करके दिखा देना है, चाहे आप घर में नोट्स बना रहे हो या फिर एग्ज़ाम में बैठे हो। ओके, ये आपका वर्किंग नोट है, इससे एग्जामिनर को मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इससे। लेकिन ये आया कहाँ से, अगर आप साइड में दिखा देते हैं तो ये एग्जामिनर ना खुश हो जाता है और उसको ये दिमाग में एक वे बैठ जाता है कि नहीं ये जितने भी किया है, जितने भी सॉल्व किए हैं आप समझ के किए हैं, रटने वाला हिसाब नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरे पे जाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पे, क्योंकि तीसरा पहले आसान है। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। अब हमें ये पता लगाना है कि इनसे बड़ा कौन है। ऑब्वियसली 867 बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना बराबर 867 और b बराबर मान लेंगे 255 यानी कि 255। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको बस इतना याद रखना, भाज्य को a कहते हैं, भाजक को b कहते हैं, भागफल को q कहते हैं और शेषफल को r कहते हैं। हमेशा आप ना अब इंग्लिश वाला फॉलो करेंगे, हिंदी वाला में बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है यूक्लिड विभाजन को, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे आप याद भी कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए अब हम ना इसको भागा करते हैं और बिठाते चलते हैं। ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, क्यू बराबर कितना है, आर बराबर कितना है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट में पता चल चुका है कि ए बराबर हमारा 867 है, तो हम यहाँ 867 बिठा देंगे। बराबर का बराबर बी कितना है 255, तो यहाँ पर हम 255 बिठा देंगे। ओके, फिर से अगर हम चलेंगे आगे, प्लस हमें चाहिए क्यू, क्यू नहीं पता है अभी पता करेंगे, प्लस आर नहीं पता है अभी पता करेंगे। आपको क्या करना है, एक रफ शीट ले लेने हैं सबसे पहले। हम भी यहाँ रफ शीट का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी जो रफ में काम करेंगे ना वो बगल शीट में दिखाने भी हैं, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पहला स्टेप में हम कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली 255 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 255 क्या है, छोटा है किससे,
867 से, मतलब 867 बड़ा है। बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग दे देना है, यानी कि 867 भागा क्या कर देंगे 255। अब ये कितना पहाड़ा में जाएगा, तो आई थिंक ये हमें तिनका पहाड़ा से भेज देते हैं। तिनका पहाड़ा से चलते हैं, 3 पचे ये 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में बचा 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6 हाथ में बचेगा फिर से 1, और 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा कितना 7। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में 2 जाए, 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 6 में 6 0, और 8 में 7 गया 1 बचा। यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या समझना है, आपको ना 4 चीज़ें यहाँ पे छिपी हुई है। पहला, ये तो आपका भागफल है, यानी कि हम इसे क्यू बोलते हैं। ये आपका शेषफल है, इसे हम लोग आर कहते हैं। ये हमारा भाजक है, इसे हम लोग बी कहते हैं। और ये हमारा भाज्य है, इसे हम लोग ए कहते हैं। अब बस करना कुछ नहीं है, बिठा देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b बराबर हमने 255 पहले बिठा दिया है, और a बराबर 867 पहले बिठा दिया है। ज़रूरत किसकी है, q की। तो q का कितना आया 3, तो यहाँ पे b इंटू क्यू, तो यहाँ पे हम क्या बिठा देंगे q का मान कितना है 3, प्लस r का मान कितना है 102, तो यहाँ पर हम कितना बिठा देंगे 102। ओके। अच्छा, हमने आपको क्या कहा कि 867 इधर है, तो इधर भी 867 होने चाहिए, तभी यूक्लिड विभाजन फॉलो करेगा। 555 को आप 255 को गुना करिए, फिर 102 जोड़ दीजिए, देखिएगा 867 ही आएगा। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये काम ना आपको रफ शीट में नहीं, बगल में दिखाना है। हमने यहाँ ये रफ शीट का इसलिए प्रयोग किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब यहाँ पर देखना है कि रिमाइंडर और बी में, ओके, यानी कि बी और शेषफल में आपको अंतर देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा 255 है और 102 छोटा है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, 102 छोटा है 255 से, इसीलिए 255 को किससे भाग करेंगे 102 से, तो यहाँ लिखेंगे 102 255 भागा करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको भाग करते हैं, तो आई थिंक हम इसे 2 बार में भागा दे सकते हैं। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 2 को 0 से 0, और 2 एकम 2, कितना आया 204। रिमाइंडर कितना बचेगा, ये घटा लेते हैं, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर पूरा 5 में 0 जाएगा तो 5 का 5, यानी कि 51 बच जाता है रिमाइंडर। फिर से हमारे पास ये आर आ जाता है, और फिर से ये हमारे पास क्यू आ जाता है, और ये बीच वाली संख्या को हम लोग ए कहते हैं, और इसे हम लोग बी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम फिर से हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे a बराबर कितना 255, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 255। यह प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। यहाँ ये b कितने हैं 102, तो यहाँ हम 102 लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस समझने का फेर है। अब हमें चाहिए q, तो q यानी कि भागफल कितना आया है अबर 2, प्लस रिमाइंडर 102 आया था पहले, अबर कितना आया, अबर आया 51, तो यहाँ पे हम 51 बिठा देंगे। हमने आपको क्या कहा कि इधर वाला और इधर वाला दोनों वेरीफाई करना चाहिए, आप करके देख लीजिए सेम आएगा। चलिए, तो ये होगी बात स्टेप 2 की। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें फिर से स्टेप 3 में चलना होगा। स्टेप 3 में जाएंगे तो फिर से हम देखेंगे बी और रिमाइंडर में क्या डिफरेंट है। तो हम देख रहे हैं कि बी 102 है और रिमाइंडर कितने 51 है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 51 जो है सो छोटा है किससे 102 से, इसलिए 102 को हम किससे भागा करेंगे 51 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 102। अब ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो हमको लगता है कि 2 एकम यहाँ 2 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 0। ये हो गया हमारा क्लियर। ये हमारे पास क्या है, ये है Q। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये है R। ये क्या है हमारे पास, इसे कहते हैं बी यानी कि भाजक, और ये है हमारे पास भाज्य यानी कि ए। चलिए, तो ये चारों चीज़ें हम फिर से यहाँ पर बिठा देते हैं। हमारा ए कितना है भाई साहब, तो ए है यहाँ 102, हम यहाँ 102 बिठा देंगे बराबर का बराबर। और हमारे पास बी कितने हैं 51 यानी कि 51 बिठा देंगे। और फिर हमें चाहिए क्यू यानी कि क्वोशेंट, तो क्वोशेंट नंबर कितना आया है, फिर से आया है 2, तो यहाँ पर इंटू करके 2 बिठा देंगे। प्लस हमें चाहिए रिमाइंडर यानी कि शेषफल। 2 कंडीशन में 102 और 51 आया है, अबर जो हमारा शेषफल आया है वो 0 आया है, तो यहाँ पर हम क्या बिठा देंगे 0। अब यहाँ पर आपके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, 3 ही स्टेप में आपका आ गया। तो यहाँ पर आपको स्टेबल हो जाना है, और जैसे ही 0 आ जाए तो इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो होता है
वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः HCF बराबर 51 है ना आसान। इस बार आपको इजी लगा होगा, कुछ ना कुछ आसान लगा होगा, तो ये बिल्कुल इजी है। ये जो रफ किए हैं हम यहीं अभी बगल में हम आपको नोट करके दे देते हैं। नोट्स में आपको भी ऐसे ही करने हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर क्वेश्चंस 1 में किया है। इसको बनाने के बाद हमने यहाँ तीनों स्टेप को बारीकी से लिख दिया है ताकि आपको एक भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो, समझने में दिक्कत ना आए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिए हैं, उसको हम बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस पहला और दूसरा से हल्का डिफरेंट है ये, लेकिन आसान है। पहले पता करिए कि बड़ा कौन है। क्या बात पूछते हैं सर, बड़ा कौन है? 38,220 ये तो बड़ा है, 196 छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 196। अब ये जो 196 होगा ये हमारे पास बी होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे माना। हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जगह पे आप लिख सकते हैं एल्गोरिदम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्या होता है आप बिना देखे बताइए। ए बराबर हाँ BQ प्लस आर होता है। ओके, अब हम जानते हैं ए का मान यहाँ पे कितना है 38,220, तो आप लिख दीजिए ना, जो पता है उसको लिख दीजिए, देर मत कीजिए। 38,220 बराबर बी का मान कितने हैं 196 हम लिख देंगे। अब Q प्लस आर हमें नहीं पता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रफ का सहारा लेना पड़ेगा और हमें रफ में हमें निकालना है Q और R। आइए इस क्वेश्चंस में Q और R किस फॉर्म में निकलते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हमने ले लिया रफ, यहाँ पे हम भागा देंगे 38,220 को भागा देंगे किससे 196 से। ये है फर्स्ट स्टेप 1 आपका। जितने भी स्टेप चलेंगे हमको करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आइए हम यहाँ पर भागा देते हैं, 382 है, यहाँ पे 196 है। अगर हम इसको भागा देंगे तो एक बार में भागा दे सकते हैं जैसे, तो ये 196 का 196 हो जाएगा। 12 में 6 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेंगे, और ये 17 में 9 जाएगा तो हमारे पास यहाँ 8 बचेगा। तो यहाँ 8 बचा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 2 में 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि 186 बचा। अभी भी यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर देना कि ये रिमाइंडर हो गया और ये भागफल हो गया और ये हमारा भाजक हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ये अभी संख्याएं शेष हैं। संख्याएं शेष जब रहती है तो इसको अभी पूरा करना है हमें। ओके सर, चलिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हम 2 का 2 उतार देंगे। अब ये 1862 हो चुका है। अब फिर से हम भगा देंगे तो यहाँ 9 से ले लेते हैं। 9 छक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छक यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो 54 का हम यहाँ 4 लिखेंगे, हाथ में 5 बचेगा, और 9 9 में 81 और 5 86 का 6, हाथ में 8 बचा, और 9 1 कम 9, और यहाँ पे 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, यानी कि हो गया कितना 1764। घटा देंगे, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 7 0, 1 में 1 0, यानी कि कुल मिलाकर हमारे 98 आया है। अभी भी हमारा ये शेषफल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। अब ये हो गया 980। अब क्या करेंगे, ये 5 का टेबल में जाएगा, तो 5 का टेबल में 5 छक हो जाएगा कितना 30, हाथ में कितने बचेंगे 3, 5 नम 45 और 3 48 का 8, हाथ में कितने बचेंगे 4, 5 एक 5 और 4 9। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया है 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और इधर भी कुछ नहीं बचे। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा शेषफल यानी कि R है, और ये हमारा भागफल यानी कि Q है, ये हमारा भाज्य यानी कि A है, और ये हमारा भाजक यानी कि B है। एक ही स्टेप में हमको लगता है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर A पहले से लिख लिया है, B को पहले से लिख लिया है, हमें चाहिए Q कितने आए हैं 195। ओ भाई साहब, तो यहाँ पर हम गुना के फॉर्म में लिखेंगे 195 प्लस R हमें कितना चाहिए, रिमाइंडर 0 आया है तो हमें 0 लिखना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 रिमाइंडर कर दिए। एक ही स्टेप में इसमें आंसर आ गया। हमने आपको कहा कि 1 2 3 रिमाइंडर वाला आप गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे जो आता है उसे हम HCF कहते हैं।
तो यहाँ हम लिखेंगे अतः HCF बराबर 196। ये हो गया आपका SCF। आई होप कि इसके तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी ये रफ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन बेहद ही इजी है, बस दर्शाना है कि कोई भी हम विषम पूर्णांक रेंडमली उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं कितना, 11। कितना ले लिए हैं, 11 ले लिए हैं। तो इस 11 को हम 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं क्या। इधर आप देखेंगे सारी चीजें विषम के रूप में है। ओके, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए क्वेश्चंस को दर्शा लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। यहाँ हम लिखेंगे q कोई पूर्णांक है, चूंकि q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन में बोला है कि q जो है कोई पूर्णांक है। भाई देखिए, जहाँ q कोई पूर्णांक है और पूर्णांक जो है सो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है। तो हमें यहाँ बताना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक इसके रूप में या इसके रूप में या इसके रूप में हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, ये हमें नहीं पता। आइए हम देखते हैं कि सही में होता है क्या। अब q कोई पूर्णांक है तो हम मान सकते हैं q का कोई मान अपने मन से। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए माना q बराबर, हम मान लेते हैं एक से स्टार्ट करते हैं, आप 0 से भी ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। चलो यहीं तक मानते हैं, 6 भी मान सकते हैं आप, 7 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, आपका मन। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम जब q बराबर 1 लेते हैं, जब q बराबर 1, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 चीज़ें दी हुई है। देखिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अबर जो आएगा 6q+7 आएगा। हम एक बार इस पे बिठाते हैं, एक बार इस पे बिठाते हैं और एक बार इस पे बिठाते हैं बारी बारी से। उसके बाद देखते हैं हमें संख्या क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है या फिर विषम संख्या मिलती है। तो यहाँ पर हम जब q बराबर 0 ले लिए तब क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 6q+1 बराबर क्या होगा। तो 6 का यहाँ 6, q बराबर 1 माने हैं तो यहाँ पे गुना में 1 लिखेंगे और प्लस 1 का 1 करेंगे। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 6 को 1 से हम गुना करेंगे, 6 1 जा 6 और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आया 7। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 7 आया जो कि एक विषम संख्या है। अब हम लेंगे जब q बराबर, हम 2 ले लेते हैं, जब q बराबर 2 तब अबर हम किस में बिठाएंगे, अबर हम 6q+3 में बिठाएंगे। इसके 6q+3 में बिठा करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे 6q+3 बराबर 6 का 6, अबर q का मान कितना लिए हैं हम 2, तो यहाँ हम 2 बिठाएंगे, प्लस 3 का हम 3 करेंगे। अब आप देखेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 3 15, यहाँ पे कितना आ चुका है 15। तो अब ध्यान देंगे ये भी एक विषम संख्या है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, 5 वाला भी बिठा कर देख लेते हैं। हम फिर से मानेंगे यहाँ जब q बराबर 3 तब 6q, अब यहाँ 3 और हम 5 वाला लेंगे, 5 बराबर क्या हो जाएगा 6 का 6 और q का मान अबर कितना लिए हैं हम 3, तो यहाँ पे हम कितना बिठाएंगे 3 बिठा देंगे, प्लस का प्लस और ये 5, हम यहाँ पे 5 बिठा देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये 6 तिया कितने हो जाएंगे 18, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और 5 जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा 23। अब हमारे पास ये भी जो 23 है ये विषम संख्या है। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बोला है क्वेश्चन कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक को हम इसके फॉर्म में
या इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 31 लिए, कितना? 31। अब बोला है इसको आप इसके रूप में 6q प्लस 1 के रूप में या 6q प्लस 3 के रूप में या 6q प्लस 5 के रूप में या 6q प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इसको बना के देखते हैं। अगर आप q बराबर 1 लेते हैं, ओके, q बराबर 1 ले लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। हमें ये लाना है 31, है ना। q बराबर कितना लेना है? 1। तो आप 6 का 6 q को 1 ले लेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 कम 6 और ये 7 नहीं फॉलो किया। q बराबर 2 लीजिए, q बराबर 3 लीजिए, q बराबर 4 लीजिए, q बराबर 5 लीजिए। हम लेकर देखते हैं q बराबर 5। 6 को गुना करेंगे किससे? 5 से, क्योंकि q का मान कितना लेंगे? 5 प्लस 7। तो ये देखिए आप 6 बचे 30 प्लस 7 ये 37 हो जाता है। हमें 31 लाना है तो q बराबर आप कितना ले लीजिए? q बराबर यहाँ पर 5 ले लीजिए, इसमें बिठा कर देखिए। तो q बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो 6 का 6 प्लस 5 प्लस 1 6 बचे 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31। आप कोई भी संख्या आप रैंडमली उठा लीजिए जो विषम हो, आप उसको इसके रूप में या इसके रूप में या इसके रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ प्रूव हो गया कहाँ से? यहाँ से। जैसे ये 15 आया है, ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? 6q प्लस 3 के रूप में। 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, इसको ना हम 6q प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें बिठा करके देखते हैं। 6q प्लस 3, ये q है, हमने यहाँ q का मान कितना मान लिया? 2। q का मान कितना माना? 2 और प्लस ये 3, तो 6 दूनी 12 और ये 3 15 हो गया कि नहीं? कोई भी विषम संख्या को हम इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में या फिर इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया। चलिए तो हम यहाँ लिख देंगे ओनली, यहाँ पे क्या लिखना है इसके बाद? हाँ, क्या क्वेश्चन में पूछा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है, हो सकता है क्या? तो लिखेंगे हाँ, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इतना इतना और इतना के रूप का हो सकता है या फिर होता है। तो आइए उसे हम लिख लेते हैं। सिक्स क्यूब कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हो गया आपका क्या? प्रूव्ड। कोई भी आप धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, उसको आप तोड़ेंगे तो इसके इसके या फिर इसके फॉर्म में उस वो आएगा, या फिर 6q प्लस 7 6q प्लस 9 इसके फॉर्म में आएगा। तो चलिए, आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये चीज़ें आपकी हो गई। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करें? देखिए आपको ना इतना लैंग्वेज समझ नहीं आया होगा, हमें पता है। आप देखिए कि संख्या, अधिकतम संख्या क्या है। जब भी अधिकतम बोले तो आप समझ जाना कि दो संख्याओं के बीच का हमें एचसीएफ निकालना है, और यहाँ न्यूनतम संख्या बोलता तो एचसीएफ एलसीएम निकालते। तो हमें क्या अधिकतम बोला गया है? चलिए 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ हम कौन सी विधि से निकालेंगे? अब चूंकि चैप्टर 1 है, यूक्लिड विभाजन है, तो हम यूक्लिड से ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, जो बड़ा वाला है उसे हम लोग ए मान लेंगे 616, और जो छोटा है उसे हम बी मान लेंगे 32। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी तक आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान यहाँ 616 दे रखा है, उतार देंगे। बी का मान 32 दे रखा है,
उतार देंगे। हमें क्यू चाहिए और आर चाहिए, तो हम जानते हैं कि हम भाग विधि का सहारा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर 616 जो है वो बड़ा है और 32 छोटा है। 616 को 32 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 616 भागा 32, तो ये एक बार में जाएगा 32 का 32। यहाँ हमारे पास कितने बच जाएंगे, 11 में 2 हो जाएगा 9, और 5 में 3 जाएगा 2 बच जाएगा 29। अब ये जो कि यहाँ पे बचा हुआ है, इसीलिए हम इसे पूरा शेषफल नहीं मानेंगे। अभी हम इसे पूरा का पूरा भागा देंगे। 296 आ गया। अब क्या करेंगे, आगे भागा देंगे। 32 को 296 भागा देना है, तो कितना हाथ से देंगे, हम 4 से दे देते हैं, 5 से, 6 से नहीं, 9 से दो। 9 से, 9 दूनी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18। 18 का 8 हाथ में कितना बचा, 1। 9 तिया 27 और 1 28, 288 आ गया। कितना बचा, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 8 में 0, यानी कि 0, यानी कि अब हमारे पास शेषफल कितना बचा, 8। और इधर अब कुछ संख्या नहीं है जो हम उसको यहाँ पे उतार सके। तो अब हमारे पास ये जो आया है ये q आ चुका है, यानी कि भागफल आ चुका है, और ये r यानी कि शेषफल आ चुका है। ये हमारे पास a पहले से पता है और ये b हम पहले से पता है, हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, q का मान सबसे पहले लिखेंगे इनटू में 19 और प्लस r। r कितना लिखेंगे, शेषफल को हम लिखेंगे 8। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 8 को हम लिखते हैं शेषफल। लेकिन अभी हाँ, 8 को क्या लिखते हैं, शेषफल। ओके, अब यहाँ पर आइए, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। जैसे ये स्टेप 1 हो गया, और स्टेप 2 में चलते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है। अब हम देखेंगे यहाँ 32 है और यहाँ पे कितने हैं, 8। तो यहाँ 32 जो है सो वो बड़ा है और 8 छोटा है, तो हम इसे भागा करेंगे। तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32। अब हमारा कितना बचेगा, शेषफल 0। तो फिर से हमें क्यू मिला है यहाँ पे कितना, 4, और शेषफल मिला है 0, और a बराबर कितना है, 32। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे 32 बराबर b कितने हैं, 8। यहाँ पर b कितना आया है, 8 आया है, तो हम यहाँ b का मान 8 बिठा देंगे। इनटू क्वेश्चन में कितने हैं भाई, क्वेश्चन में 4, तो हम यहाँ 4 बिठा देंगे। और शेषफल कितने हैं, 0, तो यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि जितना a होना चाहिए उतना bq प्लस r मिला करके होना चाहिए। आप देख सकते हैं इधर 32 है, तो 8 चौक 32 प्लस 0 32 ही होगा। ये फॉलो करने चाहिए, जब आप बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब चूंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो जिसमें 0 आएगा उसमें 3 गिन दीजिए, 1 2 3। जो तीसरे नंबर पे आता है वही होता है उसका HCF। तो यहाँ लिखेंगे अतः, तो यहाँ हमें HCF नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि उसमें सेना वाला में मार्च करने वाले अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना है, 8। तो यहाँ हम लिख देंगे 8, और यही हो जाएगा आंसर। देखिए इजी था ना, बिल्कुल इजी था। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए ये सब सवाल ना समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 1 और 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने आपको बता दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। ये सब चीज़ें पढ़ने से क्या होगा ना, ये सब आसान लगेगा। आइए 4 को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रहेगा उसको इसके रूप में लिखना है। हम वो चीज़ लिखेंगे कि आपको कैसे लिखना है। आइए हम उसको करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने बोला है, और यहाँ पे दिया गया है ये 3m का होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोला है, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, उसको वर्ग करना है, इसके रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ आप समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर BQ प्लस आर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि b का मान को हम 3 ले सकते हैं,
फिर क्योंकि यहाँ पे ये बी है, ओके, ए बराबर हम मानते हैं ये वाला, तो रिमाइंडर फिर जीरो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ए बराबर मान लेते हैं 3m+0, तो यहाँ पर बी का जगह बी क्यू है, तो बी का जगह किसने ले लिया, 3 ने, क्यू का जगह किसने ले लिया, एम ने, और आर का जगह किसने, 0 ने। तो यहाँ फिलहाल के लिए बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके, कितना, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना पूर्णांक ए बराबर, माना पूर्णांक बराबर ए। हमने पूर्णांक को ही ए मान लिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पूर्णांक नहीं दिया हुआ है। और भाजक बी हमारा कितना आया है, बी यानी कि भाजक, भाजक यानी कि बी, बी कितना है हमारे पास, 3। अब देखिए शेषफल यहाँ कितना है, 0 यहाँ पे दिखा दिया हमने, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 के अलावा कुछ और भी तो आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसलिए हम लिखेंगे आर बराबर, इसीलिए क्या, आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, सॉरी 0 1 भी तो हो सकता है, 0 1 2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर भाजक 3 है तो शेषफल उससे छोटा ही होता है, चाहे 1 होगा या 0 होगा या फिर 2 होगा। आइए अब हम यहाँ कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आर बराबर 0 1 2 मान लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे जब आर बराबर 0, आर बराबर अगर हम 0 लेते हैं तब क्या होगा, तब लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ क्या करेंगे, मान बिठा देंगे, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी, बी का 3 मान है, क्यू, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का जो मान है भैया कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ क्यू का क्यू बिठाएंगे, प्लस आर, आर हमने कितना लिया है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो ये जो पूरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q+0, तो इसको हम क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। तो ए बराबर 3q+0 क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। क्या बोला है कि इसको वर्ग करिए, क्या करिए, वर्ग, तो इसको सिर्फ हम वर्ग नहीं कर सकते हैं, हम दोनों को वर्ग कर देंगे। तो हम लिख देंगे ऐसे, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैथ में कोई चीज़ें अपने से करते हैं और उस पर कोई दूसरा काम करे तो वही आना चाहिए जो पहले था, तो वर्ग और वर्ग दोनों तरफ कट जाएगा, फिर से वही चीज़ बचेगा। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हमें क्या लाना है, हमें ना लाना है इतना 3m और 3m+1 लाना है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ के समझना आया होगा, लेकिन सोल्यूशन देख करके आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दिया 9q²। इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, ए स्क्वायर बराबर इसको 3 गुना 3q²। देखिए फिर से गुना करके यही आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर 3 का 3, ओके, और यहाँ हम लिखते हैं कुछ और, माना क्या, माना 3q बराबर, मान लेते हैं, मानने में क्या है, 3q बराबर m, क्या 3q बराबर m। तो यहाँ पर 3q² बराबर हमने m मान लिया, तो 3q² बराबर हम यहाँ n बिठा दें। अब आप देख सकते हैं कि a बराबर जो हमारा आया है वो 3m आ चुका है, यानी कि ये वाला पोजीशन हमारा आ चुका है। अब हमें ये चाहिए तो ये भी आ जाएगा, एक चीज़ आया है दूसरा भी आ जाएगा। जैसे ही ये आएगा आप इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे चरण पे। दूसरा चरण क्या कहता है कि हमें ना लाना है कितना, 3m+1 लाना है, ओके। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम ले लेंगे r बराबर, यहाँ लिखेंगे पुनः, अब लेंगे यहाँ पर जब r बराबर, जब r बराबर 1, अभी हमने यहाँ क्या लिखा है कि r बराबर 0 1 2 लिख सकते हैं, अभी हमने 0 को लिखाया और फिर हम 1 को लिख कर दिखाएंगे। तो यहाँ जब r बराबर हम 0 लेते हैं तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो है सो हम यहाँ ए का ए लिखेंगे, बी के मान कितने हैं 3, क्यू का हम यहाँ क्यू लिखेंगे, और रिमाइंडर अगर हमने कितना लिया 1 लिया है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 3q+1 आ चुका है।
अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये a+b का होल स्क्वायर में टूट रहा है, यानी कि हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हल कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ए क्यू बराबर, यहाँ पे ये 9q² प्लस 2 तिया 6q हो जाएगा और ये 1, सॉरी यहाँ गुना होगा, प्लस 1 का 1। अब देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ए क्यू बराबर ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे हम 3, तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ 3q स्क्वायर कर देंगे प्लस 6q है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2q और प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 + 1 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, और यहाँ पे हम कर दें 3 + 1, तो हम यहाँ लिखते हैं ये जो पूरा है हम इसके जगह पे m लिख दें क्या, और ये पूरा का पूरा m यहाँ पे हम लिखेंगे माना क्या, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लिख दें m। अब देखिए इतना का मान हमने कितना मान लिया, पूरा का पूरा m मान लिया। ओके, अब m मान लिए तो हम इतना अब नहीं बिठाएंगे, हम इतना बिठाएंगे। अब ये हो गया आपका क्या, समीकरण 2। ओके, तो देखिए हमें क्या लाना था, हमें लाना था 3m और 3m+1 वर्ग करके, हमने वर्ग भी कर दिया और 3m भी ले आया और 3m+1 भी ला दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि, बुक में क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ रूप का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। यही वाला हमको लिख देना है। चलिए, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया है, आप इसे नोट कर लें, एक दो बार रिवीजन करें, आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए सेम प्रोसेस, एकदम चार जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 9m कर दिया, यहाँ 3m था, यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पे घन था। तो आइए सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, जब आपको चीज़ें समझ नहीं आती है पढ़ के, तो आपको टेंशन में नहीं आना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के बाद समझ में आता है कि हमें क्या करना था। तो पहले क्वेश्चंस को बनने दीजिए, आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ना आप डिसाइड करिएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे पास है 9m और 9m+1 और फिर क्या है 9m+8 है। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर BQ होता है और प्लस R होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे हम लिखने की, a बराबर 9m और प्लस R बराबर 0, तो यहाँ पे B का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर B का मान हम 9 मानेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और ये आपको बनाने में भी प्रॉब्लम होगा। हम यहाँ पर ना B के मान 3 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 3 को प्रेफर किया है। क्यों किया है आइए हम समझते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन 4 को किए थे वैसे ही 5 को करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना पूर्णांक बराबर A और भाजक यानी कि b बराबर कितने हैं
तो भाजक b बराबर जो है सो हम मानेंगे, ये भी मानेंगे, भाजक b बराबर हम 3 मानेंगे। क्यों माने हैं 3? हम इसलिए 3 माने हैं क्योंकि 3 का जब हम स्क्वायर या वर्ग करेंगे फिर से हमारे पास 9 आने वाला है। देखिए आप सिर्फ समझिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए आर जो होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा ही होगा क्योंकि ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर याद रखिएगा हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है, a बराबर बी क्यूब और प्लस आर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब क्या, जब आर बराबर 0 तब a बराबर बी क्यूब प्लस आर को लेंगे, तब a का a लिखेंगे, b का हमने मान कितना माना है 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 माना है तो हमने यहाँ पे b का मान 3 ले लिया। q का हम यहाँ q रहने देंगे और जो रिमाइंडर है उसे हमने 0 माना है तो हमने 0 ले लिया। अगला स्टेप a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चंस में बोला है कि घन करना है, क्या करना है, घन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो यहाँ पर 3q हो जाए, a क्यू हो जाएगा और यहाँ 3 क्यूब स्क्वायर 3 क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यू का a क्यू बराबर, यहाँ पे 3 3 3 यानी कि 3 का पावर 3 है और q का पावर 3 है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा क्यूब का क्यूब। ओके, इतना समझ में आया। अब आप देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर, इसको हम क्या दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, 9 गुना 3 क्यूब, हाँ या ना, 9 को हम 3 से गुना कराएंगे तो फिर से 27 हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा इसे लिख सकते हैं। आगे चलेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 और यहाँ पर हम लिख देंगे m, क्यों, यहाँ हम लिखेंगे माना 3 क्यूब का क्यूब बराबर m। ठीक है, अब इसके जगह पे हमने m मान लिया तो हमने इसके जगह पे m भी बिठा दिया। अब इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर यहाँ 0 लिए तो अब हम क्या लेंगे, अब लेंगे r बराबर पुनः r बराबर 1, पुनः जब r बराबर 1 ले लिया हमने, ठीक है, तब a बराबर बी क्यूब प्लस आर करेंगे। चीज़ें बनने के बाद थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है और आपको समझ में आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो a बराबर हम यहाँ b का मान कितना लिखेंगे 3 और ये q का q और r जो माने हैं वो कितना माने हैं 1 माने हैं। इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ के बाद हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। फिर से वही काम करिए, घन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब और यहाँ पर भी हम दे देंगे क्यूब और यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए क्यूब का ए क्यूब। अब ये जो है वो एक फार्मूला में टूट जाएगा और वह फार्मूला क्या है, तो ये वो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूला में हमें इसको तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसे नोट कर लें कहीं कॉपी में और इसे आप देख करके सॉल्व कर दें। तो यहाँ है ए क्यू यानी कि एक जगह पे 3q है तो हम यहाँ कर देंगे 3 का क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो यानी कि हम लिखेंगे 3a स्क्वायर, एक जगह पे कितने हैं 3q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3q। आप बड़ा सावधानी से इसे करेंगे, इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगने वाला है। और फिर लिख देंगे 3q स्क्वायर और बी के जगह पे कितने हैं 1, तो हमने 1 बिठा दिया। फिर से हम प्लस करेंगे 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर लिखना है तो 3 का 3, बी का मान कितने हैं 1 है, सॉरी a का मान कितना है 3q और फिर इनटू में b का स्क्वायर है तो b का मान कितना है 1, हमने बिठा दिया और स्क्वायर कर दिया।
प्लस बी क्यू, बी का मान कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे। सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, तो हम यहाँ पे ए क्यू का ए क्यू लिखेंगे और ये 27 क्यूब हो जाएगा, 27 क्यूब का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 और 9 को गुना 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, ये 1 इसी में गुना होकर इसी में सट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है आपका, अब यहाँ देखेंगे तो क्या है 3 और 3 क्यूब और 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 तिया ये 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू, 9 क्यू और ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का प्लस और ये 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो हमारे पास इतनी चीज़ें आई हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस कॉमन का होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यू का ए क्यू। अब यहाँ से यहाँ तक का ले करके हम पूरा कुछ कॉमन ले लेते हैं, मतलब संख्याओं को बाहर निकाल देते हैं। हम यहाँ पर 9 को, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, मतलब ये है कि 9 का टेबल में 27 आता है, मतलब इसमें 9 छुपा हुआ है। तो हम 9 को बाहर करते हैं, जैसे ही 9 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3 क्यूब, तो हमने यहाँ सारा का सारा चीज़ कॉमन ले लिया। अब कॉमन का मतलब क्या होता है कि अंदर में 3 3 कैसे आ गया, यहाँ 27 27 था, तो 9 को बाहर जब किए तो 9 को हम किससे गुना करवाएंगे, फिर से 27 आ जाएगी, है ना। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ 9 क्यू था तो यहाँ 1 आ गया, मतलब 9 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्यू आ जाएगा। यहाँ 1 को लिखा है हमने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए क्यूब बराबर ये 9 का 9, और यहाँ पे ना हम इतना को पूरा m मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं माना 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 बराबर m, ये माना हमने। अब इतना के बराबर हमने m मान लिया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट m लिखते हैं और ये प्लस 1 का 1 लिखते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो 9m प्लस 1 आ चुका है, तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1, तो यहाँ पर दोनों विषयों से हम समझ गए कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये साफ साफ हो चुका। अब एक चीज़ और पूछा है यहाँ पर, देख लीजिए आप कि इसमें क्या देखना है कि 9m प्लस 8, ये भी तो लाना है हमें 9m प्लस 8। तो एक चीज़ और मानना होगा हमें, वो भी हम मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर जब, क्या, जब r बराबर हम कितना ले लेते हैं 2, है ना, तब फिर से क्या हो जाता है a बराबर बी क्यू और यहाँ पे प्लस r। तो a का a रखेंगे, b का जो मान है वो हम कितना माने थे 3 माने थे, और यहाँ पे q का q और प्लस r का r। हम क्या करेंगे दोनों तरफ घन कर देंगे a q और यहाँ पे 3q प्लस r का जो मान है वो हम यहाँ पे 2 मान लेंगे, 2 और ये क्यूब का हम क्यूब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ अगर घन करते हैं तो यहाँ ए क्यू और बराबर यहाँ पे फिर से ये वाला जो है सो इसी फार्मूला में टूट जाएगा। ये फार्मूला है क्या हमारे पास ए क्यू, तो हम यहाँ पे ए क्यू लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 3a, 3 का 3a, ए का जो मान है वो है 3 क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और फिर है b का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 2 दे देंगे, फिर से प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3a का मान कितना है 3q और इनटू में b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है bq यानी कि हम यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे, क्यूब। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ए क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यूब, ओके, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 3 तिया 9, ये चूंकि 9 है, ठीक है, तो 9 तिया 27 और 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 क्यूब, ठीक है, 54 स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 4 9 चौक यहाँ पे कितने हो जाएंगे 36 क्यूब, ओके। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा, तो यहाँ ए क्यूब बराबर 27 क्यूब स्क्वायर है, यहाँ ये है और यहाँ इतना है। हम इनमें से क्या कॉमन लें, तो हम इसमें से कॉमन 9 ले लेते हैं। 9 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 क्यूब बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक 6 बच जाएगा, 6 क्यूब का
स्क्वायर प्लस 4 क्यूब आ जाएगा और प्लस यहाँ पे हम 8 का 8 देंगे। इतना को हमने कॉमन लिया है, इसको गुना करेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 और हम इतना का मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m। ठीक है, तो यहाँ पे इतना के बराबर इतना ना लिख करके हम क्या लिखेंगे m और ये प्लस 8 का 8 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे लाना था वो भी यहाँ पे आ चुका है। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक तो यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का हो सकता है या फिर होता है। ओके, चलिए इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है।